नमस्कार दोस्तों। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जितने नाम हमारे देश के, उससे कई ज़्यादा हमारे देश के घोटाले। एक मिनट, घोटाले देश के नहीं है, देश के लोगों के। देश तो सिर्फ नाम से बदनाम है। देश के घोटालों का नाम सुनते ही आपको भी मेरी तरह बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन की याद आती है ना? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे हाँ आमिर सर, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, सिखा नहीं रहा। अच्छा, मुझे तो जनता की चिंता हो रही है। इनका अभी नेताओं पर से विश्वास उठने लगा है। अब इनका ख्याल कौन रखेगा? हम जनता का ख्याल रखने के पक्ष के हैं और हम रखेंगे, आपको विश्वास दिलाते हैं। नहीं मोदी जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी और भी तो पॉलिटिशियन है। चलिए छोड़िए, काम की बात करते हैं। विविधता से भरा हुआ हमारा भारत देश। भारत एक डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्री होने के कारण भारत में डेवलपमेंट होने के लिए काफ़ी रिसोर्स की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर कोई रिसोर्स भारत में मौजूद नहीं है तो उसे बेशक बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है, कभी कभी तो पैसे भी लेने पड़ते हैं। ऐसे में इन चीज़ों पर टैक्स लगता है, और अगर उस देश की करेंसी की वैल्यू हमारे देश की करेंसी से ज़्यादा है तो इन कारणों से देश का खर्चा बढ़ जाता है। यूँ कहे तो इन्हीं कारणों से देश पर कर्जा होता है। इसके अलावा और भी कारण है जो कर्जा बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर कैसे और किन किन कारणों की वजह से हमारे देश पर कर्जा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मार्च 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने रिपोर्ट दी थी कि भारत पर अब टोटल कर्जा 155.8 लाख करोड़ रुपीज हो गए। मतलब ये आंकड़ा देखो, जो डिजिट में लिखने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। इतना सारा कर्जा भारत पर हुआ है। 155 लाख करोड़ कर्जा की बात करें तो ये टोटल जीडीपी के 57.3% है। साल 2014 तक की बात करें तो पिछले 67 साल में 14 पीएम हुई जिनके होते हुए भारत पर सिर्फ 55 लाख करोड़ कर्जा था। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई तब से 2023 तक भारत पर टोटल कर्जा 155.8 लाख करोड़ हो गए। मतलब पिछले 9 सालों में भारत पर 100 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ गया है। इस कर्जे की वजह से अभी के समय की बात करें तो भारत का हर व्यक्ति और जन्मा हुआ हर बच्चा 1,16,000 रुपए के कर्जे के साथ जन्म लेता है। और इस हिसाब से देखें तो देश की वजह से हर व्यक्ति पर 1,16,000 रुपए का कर्जा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको यह कर्जा खुद चुकाना है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पूरा समझने के लिए मैं इसे कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहले हम ये जानते हैं कि सरकार कर्जा कहाँ से लेती है। तो देखो दोस्तों, हमारा भारत देश बना हुआ है राज्यों से, और राज्यों की सरकार को कहते स्टेट गवर्नमेंट और देश की सरकार को कहते सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश का कर्जा मतलब ये हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा। और गवर्नमेंट दो तरह का कर्जा लेती है। पहला इंटरनल डेट, जो कि देश के अलग अलग सेक्टर्स जैसे बैंक, प्राइवेट कंपनीज और लोगों के पास से लिया जाता है। याद रखिए, ये टैक्स नहीं है, ये कर्जा है। जैसे हम कर्जा लेते हैं वैसे सरकार भी हमसे कर्जा लेती है अगर आप देना चाहे तो। इसके लिए हमें गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने पड़ते हैं। और दूसरा है एक्सटर्नल डेप्ट, जिसके दो प्रकार है, एक पब्लिक और गवर्नमेंट डेप्ट और दूसरा प्राइवेट डेप्ट। गवर्नमेंट डेप्ट जो गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक, IMF, मित्र देश और बाकी विदेशी कंपनियों से लेती है। भारतीय कर्जा ज्यादातर टैक्स से कमा कर चुकाता है। और एक्सटर्नल डेप्ट में दूसरा है प्राइवेट डेप्ट। यह वो कर्जा होता है जो प्राइवेट कंपनियां अपने बिजनेस के लिए उनके मर्जी से किसी भी फॉरेन कंट्री से लेती है, और यह पूरा कर्जा उन्हें ही चुकाना होता है। इसका जनता और सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि ये सिर्फ गवर्नमेंट के बैलेंस शीट में दिखता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कर्जा लेने के लिए सोने को भी गिरवी रखती है। ऐसा सरकार ने 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस के समय किया था। अगला सवाल, ये कर्जा एक्सटर्नल और इंटरनल में से एक्सटर्नल पर कितना है और इंटरनल पर कितना है? तो देखो, फाइनेंस मिनिस्टर ने PDF दी थी और उसने उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2023 तक इंटरनल डेट 147 लाख करोड़ है और एक्सटर्नल डेट 4 लाख करोड़ है। और इसके टोटल की बात की जाए तो वो होती है 152 लाख करोड़। लेकिन आप कहोगे कि आपने तो 155 लाख करोड़ कर्जा बताए, तो ऐसा कैसे? तो मिनिस्टर ने नीचे नोट में लिखा है कि करंट एक्सचेंज रेट, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स और कैश बैलेंस को एडजस्ट करने के बाद एक्सटर्नल डेट मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्जा 155 लाख करोड़ है। और ऐसा भी कहा है कि मार्च 2024 तक ये 172 लाख करोड़ भी हो सकता है। अगला सवाल है कि इंडिया इतना कर्जा क्यों ले रहा है? तो देखिए, इंडिया पूरा प्रयास कर रहा है कि डेवलपमेंट हो सके। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल नेचुरल फैक्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामीज, हेवी रेनफॉल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, मॉडर्नाइजेशन इन डिफेंस, इन सभी के लिए इंडिया कर्जा ले रही है। लेकिन फिर भी आप कहोगे कि देश के पास इतना पैसा नहीं है क्या जिससे वो बिना कर्जे के इतने काम कर सके? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर देश के पास इतना पैसा होता तो वह कर्जा क्यों लेती? देखिए दोस्तों, भारत की जनता ही ज्यादा, पैसा ही कम और खर्चे ही ज्यादा है, जिस कारण और कर्जा लेने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो दो टाइप की होती है। एक प्रोडक्टिव, जिससे सरकार को रिटर्न मिलती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आते जो रिटर्न देते हैं। और दूसरा है नॉन प्रोडक्टिव, जिसमें वेलफेयर स्कीम, सब्सिडी, इन जैसी चीजें होती है जिससे रिटर्न नहीं मिलता। और इसलिए मैंने कहा है कि जनता ही ज्यादा, खर्चे ही ज्यादा और पैसे ही कम। इन्हीं कारण से और खर्चा बढ़ता है और साथ ही कर्जा भी बढ़ता है। अगला सवाल है कि क्या देश को कर्जा लेना चाहिए कि नहीं? वैसे तो कर्जा लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट कर्जा लेकर अपना बर्डन नहीं बढ़ाती बल्कि अपना बर्डन कम करती। वह कैसे? तो देखिए, कर्जे से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्रिएट किए जाते जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से GDP को बूस्ट मिलती है।
इसके लिए इंडिया की बात करें तो इंडिया इतने कर्जे के साथ गुड कंडीशन में है, क्योंकि इंडिया पर कर्जा है अपने जीडीपी का 57%, वही अमेरिका पर अपने जीडीपी का 112% है और जापान पर अपने जीडीपी का 263% है। कोई भी कंट्री कर्जा डॉलर में लेती है और उसे डॉलर में पे बैक करती है, लेकिन देश को सिर्फ डेट नहीं लेना होता, उसे पे बैक भी करना होता है। इस कंडीशन में जिस देश का फॉरेक्स रिजर्व और पे बैक कैपेसिटी ज्यादा होगी उतनी देश की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। इस सिचुएशन में इंडिया के लिए गुड न्यूज ऐसी है कि इंडिया के पास इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि वो अपना सारा का सारा कर्जा अभी के अभी चुका कर सकती है। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर देश कर्जा लेकर डेवलपमेंट कर रहा है तो यह कोई वेस्ट नहीं है। इस डेवलपमेंट से रिटर्न मिलेंगे जो शायद पूरे डेट को भी चुका सकती है। और कैपिटलिज्म में डेट लेकर डेवलपमेंट करना काफी आम बात है। इसी कारण से जापान और अमेरिका काफी डेवलप है, लेकिन उनके डेट भी काफी ज्यादा है। लेकिन डेट हमेशा लिमिट में लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के खतरा भी बन सकती है। अगला सवाल, 2014 के बाद इतना कर्जा कैसे बढ़ा? यूं कहे तो किस कारण से इतना बढ़ा है? तो देखो दोस्तों, 2014 के बाद देश में डेवलपमेंट के लिए काफी प्रोजेक्ट बनवाई गई। इसके चलते देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस पैसे से काम चला सके, इसलिए गवर्नमेंट को डेट लेनी पड़ी। लेकिन इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, लो रेवेन्यू, हाई एक्सपेंडिचर और साथ ही ग्लोबल क्राइसिस जैसे कि 2019 के बाद कोरोना पैंडेमिक की सिचुएशन, जिस कारण देश को सभी स्टेट और लोगों को इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती थी, जिस कारण देश को और डेट लेना पड़ा। यह ऐसा समय था जब देश की सभी इंडस्ट्रीज बंद थी, जिस कारण पैसों की और कमी हो गई, जिससे डेट लेने का परसेंटेज और बढ़ गया। अगला सवाल, क्या बढ़ता कर्ज देश के लिए खतरनाक है? तो दोस्तों, फिलहाल इंडिया सेफ सिचुएशन में है और इंडिया अपना विकास तेजी से करने की ओर देख रही है। लेकिन अगर सच में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो ये देश को जरूर खतरे में डाल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड और कोई अपडेट होगी तो मैं इसे आपको बता दूंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आप इस जानकारी को अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसी और फायदेमंद और इंटरेस्टिंग जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।